नमस्कार डॉक्टर साहब। मेरा नाम विवेक शर्मा है। और आज की मीटिंग में होस्ट करूंगा और कोशिश करूंगा कि वो सारे जो मुद्दे हैं ज़्यादातर जो कैंसर पेशेंट्स की लाइफ में होते हैं उसके बारे में डिस्कस करें। और जैसा कि हम लोग जानते हैं हाँ कि कैंसर जो है एक सरप्राइज के तौर पे आता है कई बार, और हमें पता नहीं होता है कि करना क्या होता है। और स्पेशली जब हम कीमोथेरेपी की बात करते हैं तो बहुत सारा डर होता है हमारे जहन में। समाज में भी बहुत सारी चीज़ें हम देखते हैं जो कि हमें डराती हैं। तो आज हम डॉक्टर अतुल शर्मा से जानेंगे कि कीमोथेरेपी जब चलती है तो उसके पहले हमको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी होती हैं, और ड्यूरिंग कीमोथेरेपी हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी होती हैं। सर नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं डॉक्टर विजय पाटिल का बहुत-बहुत आभारी हूँ कि मुझे उन्होंने ये मौका दिया आप लोगों से बातचीत करने के लिए, और मैं आप लोगों से बाद में बातचीत भी करूँगा। पहले मैं थोड़ा-सा आपको बता देता हूँ कीमोथेरेपी के विषय में। तो कीमोथेरेपी जब हम लोग करते हैं, ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि किसी को भी अगर कीमोथेरेपी की ज़रूरत पड़ती है या किसी के परिवार में किसी सदस्य को इस तरह की बीमारी होती है जिसमें हम लोगों को कीमोथेरेपी देना पड़ता है, तो बड़ा ही प्रॉब्लम होता है, सबके साथ होता है, हम लोगों को भी बहुत अच्छा नहीं लगता है। तो बेसिक जानकारी ये है कि कीमोथेरेपी कई आम लोगों की भाषा में कहते हैं कि एक तरह से पॉइज़न होता है, बड़ा मुश्किल होता है, उसको कभी-कभी लोगों में भ्रम रहता है कि कीमोथेरेपी नहीं लेना चाहिए, कीमोथेरेपी लेने से तकलीफ बढ़ती है, कैंसर ठीक नहीं होता है। तो इन सब जानकारियों के इन कुछ-कुछ मिथ भी होते हैं, तो उसको दूर करने के लिए मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ। मेरा नाम अतुल शर्मा है और मैं दिल्ली में अ, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में काम करता हूँ। देखिए, ऐसा है दोस्तों कि जब किसी को कैंसर होता है, तो कैंसर के मुख्यतः 3 तरह से इलाज होते हैं, जिसमें एक तो ये होता है कि सर्जरी होती है, एक होता है रेडिएशन होता है, और तीसरा ब्रांच जो होता है जिसमें हम लोग मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट होते हैं, उसमें कीमोथेरेपी या सिस्टमिक ट्रीटमेंट किया जाता है। अ, कैंसर का एक इलाज होता है लोकल ट्रीटमेंट जिसमें सर्जरी या रेडिएशन होता है, और दूसरा होता है सिस्टमिक ट्रीटमेंट जिसमें दवाई या तो मुंह से दी जाती है, इंजेक्शन दिए जाते हैं, तो वो शरीर में फैल के जहाँ जहाँ कैंसर के कोशिकाएं होते हैं उनको मारने करने का या उनकी रोकथाम के लिए काम करता है। हम लोग जब कीमोथेरेपी करते हैं तो कीमोथेरेपी का सबसे बड़ा ये होता है कि ये कैंसर सेल पे तो अटैक करती है, उसके साथ-साथ कभी-कभी नॉर्मल सेल्स पे भी अटैक करती है, जिसकी वजह से काफ़ी लोगों को साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। साइड इफ़ेक्ट्स इस पे भी डिपेंड करते हैं कि हम किस तरह की दवाई दे रहे हैं, गोली दे रहे हैं, इंजेक्शन दे रहे हैं, स्ट्रॉन्ग दे रहे हैं, थोड़ा कम स्ट्रॉन्ग दे रहे हैं, तो उसको होता है। जनरली जब भी हम लोगों को समझाते हैं भई कि आपको ये कीमोथेरेपी है और कीमोथेरेपी के पॉसिबल साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, तो कुछ-कुछ दवाइयाँ ओस ऐसी होती हैं जैसे हम शुरुआत करेंगे क्या-क्या पॉसिबल साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं या कॉमन साइड इफ़ेक्ट क्या-क्या होते हैं। तो कई बार तो हम ये सिंपल कह दें भई इस शरीर में सर सर से लेके पैर तक कहीं पे भी असर कर सकता है। उसको थोड़ा-सा सिम्प्लीफाई करना चाहता हूँ। कई बार क्या होता है कि कीमोथेरेपी की वजह से सर के बाल उड़ जाते हैं, क्योंकि कीमोथेरेपी जब भी अटैक करती है, तो ग्रोइंग सेल्स पे अटैक करती है। और कैंसर भी काफ़ी ग्रोथ करता है और दूसरी सेल्स भी ग्रोथ करती है, जैसे सर के बाल हुए, हमारे मुँह की और इंटेस्टाइन की झिल्ली हुई। तो जबकि हेयर फॉलिकल्स जब ग्रो करते हैं, तो उसपे कीमोथेरेपी का इफ़ेक्ट होता है। तो उसकी वजह से सर के बाल कभी-कभी एक बार के लिए चले जाते हैं, पर हम साथ में मरीज को ये भी अच्छी तरह से समझाते हैं कि कीमोथेरेपी खत्म होने के बाद बाल पहले अच्छे से आ जाएँगे और कई बार तो पहले से अच्छे आ जाते हैं। उसके अलावा ये होता है कि मुँह में जब होते हैं तो कभी-कभी मुँह में हम माउथ अल्सर्स बोलते हैं, छाले बोलते हैं आम भाषा में, वो हो सकते हैं क्योंकि मुँह की माउथ की कवरिंग जो होती है जैसे बड़ी फ़ास्ट ग्रो करती है, तो उस पे भी इफ़ेक्ट होता है। इसी तरह से इफ़ेक्ट कई बार क्या होता है कि इंटेस्टाइन जो होते हैं, आंतें होती है, उस पे होता है, तो उसकी वजह से डायरिया वगैरह होने का रहता है। कीमोथेरेपी की वजह से कई बार क्या होता है कि उल्टी या उबकाई जिसको हम बोलते हैं नौसिया और वॉमिटिंग, वो भी काफ़ी होता है। और ये मेन कारण होता है कि जिसकी वजह से कई मरीज़ सोचते हैं कि इतने साइड इफ़ेक्ट्स है, इससे तो बीमारी ठीक है, तो बीमारी को तो
उसको देखते हुए बीच में इलाज छोड़ देते हैं। पर दोस्तों, मैं आप लोगों को अच्छे से समझाना चाहूंगा कि आज की तारीख में हमारे पास अच्छे उपाय है जिसमें काफी हद तक हम लोग नौसिया, वॉमिटिंग या उबकाई उल्टी को रोक सकते हैं। उसके लिए कुछ टेबलेट भी देते हैं, इंजेक्शन भी देते हैं, तो वो प्रॉब्लम काफी हद तक सॉल्व हो जाती है। उसके अलावा कीमोथेरेपी, क्योंकि हमारा खून जहाँ बनता है बोन मैरो कैविटी में होता है, तो उस पे भी अफेक्ट करता है, तो उसकी वजह से ब्लड काउंट्स कम हो जाते हैं। दोस्तों, आप ये मान के चले कि हर कीमोथेरेपी का साइड इफेक्ट थोड़ा साइड इफेक्ट प्रोफाइल थोड़ा अलग होता है। किसी में ज्यादा नुकसान होता है, साइड इफेक्ट्स होते हैं, किसी में कम होते हैं। तो जब हम कहते हैं कि कीमोथेरेपी की वजह से बोन में पे इफेक्ट पड़ता है, तो उसकी वजह से ब्लड काउंट्स कम होते हैं। शरीर में मेनली 3 तरह के रक्त के सब डिवीजन होते हैं। एक होते हैं व्हाइट सेल जो हमें इम्यूनिटी प्रदान करते हैं, और जिसकी कमी से हम लोगों में इन्फेक्शन हो जाता है। तो उसकी वजह से हम कहते हैं कि व्हाइट सेल्स कम होने से टीएलसी कम हो जाती है, तो उसमें इन्फेक्शन का खतरा रहता है। एक होता है हीमोग्लोबिन, उसका अगर कमी हो जाती है तो हमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि ब्लड ट्रांसफ्यूजन से उसको ठीक किया जा सकता है। तीसरा ये होता है बोन मेरो में इफेक्ट, प्लेटलेट कम हो जाते हैं, उसकी वजह से कभी कभी स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग का रहते हैं। पर अमूमन आम भाषा में हम लोग जब डॉक्टर्स लोग डिसाइड करते हैं तो कहते हैं प्लेटलेट की जो नॉर्मल काउंट्स होती है 1.5 से 4.5 लाख होती है। पर शरीर ने ऊपर भगवान ने हम लोगों को इतना शक्ति दिया कि लगभग 10-20 प्लेटलेट होने पे भी जनरली ब्लीडिंग नहीं होती है। पर हमें ध्यान रखना पड़ता है। पर उसका सबसे बड़ा ध्यान हमें ये रखना पड़ता है कि जब ब्लड काउंट्स कम होते हैं तो कीमोथेरेपी की डोज हम कई बार कम कर देते हैं या डिले कर देते हैं। हम कीमोथेरेपी के साइकिल्स जो बोलते हैं ना, उसका मतलब ये होता है कि इस तरह से डिसाइड करते हैं कि जब तक 2 कीमोथेरेपी के इंटरवल के बीच में जितने साइड इफेक्ट्स है लगभग रिकवर कर जाता है, इस तरह से उसकी डिसाइड किया जाता है। कभी कभी हम 2-2 वीक में साइकिल करते हैं, कभी कभी 3-3 वीक में करते हैं, क्योंकि हमें ये जानकारी हो जाती है इसके साइड इफेक्ट्स 10 दिन में ठीक होंगे या 20 दिन में ठीक होंगे, उसी तरह से डिसाइड किए जाते हैं। कीमोथेरेपी में कई लोगों को ये रहता है कि हम नाश्ता करें नहीं करें, खाना खाए नहीं खाए, तो हम ये कहते हैं कि आप नाश्ता करके कीमोथेरेपी लगवाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कई कई लोगों को भ्रांति रहती है कि कीमोथेरेपी के दरमियान में क्या ये चीज नहीं लेना चाहिए, शुगर नहीं लेना चाहिए, उसकी वजह से कैंसर बढ़ता है, पर इसका कोई भी साइंटिफिक बेसिस नहीं है। जनरली हम कीमोथेरेपी के समय में मरीजों को यही सलाह देते हैं कि आप सब कुछ खा सकते हैं, साफ सुथरा खाए, घर का बना हुआ सब कुछ खा सकते हैं, और अगर कोई प्रॉब्लम अगर हो तो नहीं हो, फ्रूट्स भी खा सकते हैं, पर उसको अच्छे से गर्म पानी से धो ले, छिलका भी हटा ले, और ये देखे करे। पका हुए पदार्थ हम लोग ज्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि उसमें अगर कुछ कीटाणु वगैरह होते हैं तो पकाने से वो मर जाने की संभावना रहती है। और ये थोड़ा सा आजकल कीमोथेरेपी के साथ साथ कुछ तरह की टारगेटेड थेरेपी भी होती है, इम्यूनोथेरेपी भी होती है। पर कीमोथेरेपी जनरली हम ये कहते हैं कि ये डिफरेंशिएट नहीं करती है कि नॉर्मल सेल्स कौन सी है और एबनॉर्मल सेल्स या कैंसर सेल्स कौन सी है। तो उसकी वजह से कई बार जैसे कहते हैं ना हिंदी में, गेहूं के साथ घुन भी पिस जाता है, तो कैंसर के सेल के साथ साथ नॉर्मल सेल्स भी कभी कभी अटैक में आ जाती है, उसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। टारगेटेड थेरेपी जब कहते हैं तो उसका मतलब जनरली ये होता है कि अभी हम कुछ दवाई ऐसे देते हैं जो कैंसर पे स्पेसिफिक टारगेट्स वगैरह होते हैं, तो उसी पे अटैक करती है। पर कुछ कुछ जो टारगेट होते हैं वो नॉर्मल सेल्स पे भी होते हैं, तो कभी कभी टारगेट थेरेपी के बाद भी साइड इफेक्ट्स होने की संभावना रहती है। अब मैं चाहता हूं कि अगर आप लोगों के क्वेश्चंस वगैरह हैं तो उस पे थोड़ा डिस्कशन कर लिया जाए। जी कुछ सर, क्वेश्चन? जी while we open the floor for the participants, मेरे 2-3 सवाल हैं जो शायद बहुत सारे लोग जानना चाहते हो, या जी उनको समय ना मिले कि वो बात कर पाए, या शायद कई जी बार। विवेक, ये सो डॉक्टर साहब, ये जो साइड इफेक्ट्स होते हैं, क्या ये सारे के सारे टेम्पररी होते हैं या कुछ परमानेंट साइड इफेक्ट्स भी होते हैं? देखिए, जनरली हम कहते हैं कि 90% से ज्यादा मान के चले कि टेम्परेरी साइड इफेक्ट्स होते हैं, और कुछ कुछ तो 2 साइकिल के बीच में भी रिकवर कर जाते हैं। शुरू में जब भी पहली बार होता है तो मरीज को काफी सारी वो
प्रॉब्लम रहती, दिमाग में संशय रहता है, वो रहता है, भय रहता है, और रिश्तेदार को भी रहता है कि भाई इनको कीमो लगनी है। कई बार लोग कहते हैं कि मैं कैसे जाऊंगा, बाहर कैसे जाऊंगा, बाल उतर जाएंगे, कर जाएंगे। पर ये सब ज्यादातर लोग है, ज्यादातर साइड इफेक्ट जो है टेम्परेरी होते हैं। कुछ कुछ साइड इफेक्ट कभी कभी परमानेंट हो सकते हैं, जिसमें कई बार कुछ दवाई होती है जिसपे थोड़ा नर्व सिस्टम पे होता है, तो उसको हम न्यूरोपैथी बोलते हैं। तो हाथ पैरों में झंझनाहट वगैरह होती है, तो कुछ 2-5% में थोड़ा लंबे समय तक यह रह सकती है। डॉक्टर साहब, जब हम साइड इफेक्ट की बात करते हैं, क्योंकि कैंसर जो पेशेंट होता है वो तो काफ़ी पीड़ा में होता है लंबे समय तक, लेकिन उसके साथ जो केयर गिवर्स होते हैं उनको क्या क्या ऐसी चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए जो उनके ट्रीटमेंट को थोड़ा आसान बना दें? मतलब वो 2 4 5 चीज़ें क्या हैं जो केयर गिवर्स को ध्यान रखनी चाहिए? देखिए, सबसे अच्छी, सबसे ध्यान रखने की बात तो ये है कि अगर किसी को भी अगर कैंसर हो जाता है, परिवार में कुछ होता है, तो एकदम से सबसे पहले तो सबको ये रहता है कि मुसीबत का पहाड़ टूट गया, अब पता नहीं ये रहेंगे या नहीं रहेंगे। तो सबसे पहले आपको मन को मजबूत करना चाहिए। आजकल काफी कैंसर ऐसे हो जो काफी हद तक ठीक हो जाते हैं, लाइफ काफी हद तक बढ़ जाती है। साइंस ने बड़ी एडवांस की है, नई नई ड्रग्स अवेलेबल है, कुछ कुछ काफी एक्सपेंसिव होती है, उसकी वजह से मुश्किल होती है। खाने पीने का पूरा ध्यान रखना चाहिए, साफ सफाई का पूरा ध्यान रखना चाहिए, और उनको ही है कि भाई थोड़ा थोड़ा व्यायाम या योगिक एक्सरसाइज वगैरह या कुछ करते रहना चाहिए। न्यूट्रिशनल डाइट लेना चाहिए ताकि कि उसको ट्रीटमेंट ठीक से सहन कर पाए, और उनका जैसे भी जो रूटीन जितना कर सके, अपना व्यायाम कर सके, सैर कर सके, चहलकदमी कर सके, उतना रहना चाहिए। और सबसे बड़ा ये है, पेशेंट को और परिवार दोनों को मोरल बहुत हाई रखना चाहिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। एंड हमारे साथ निशांत जी हैं। निशांत जी, आपका सवाल है, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं और अपना सवाल पूछिए। निशांत जी। जी वो मैसेज डाल सकते हैं ना, अनम्यूट करने का फिर ऑप्शन देंगे तो फिर बहुत सारा हल्ला होने लगता है। ओके, यू कैन पुट इन चैट बॉक्स। ऑलराइट। निशांत जी, अपना चैट बॉक्स में अपनी जो क्वेरी है आपकी, वो प्लीज मेंशन कीजिए। आप इनका नाम मुझे नहीं दिख रहा है, इसमें सिर्फ यूजर करके आ रहा है। तो अगला सवाल आपका है सर, आप बताइए आपकी क्या क्वेश्चन है जी। आप अभी भी म्यूट पे ही हैं। गुड इवनिंग डॉक्टर। जी गुड इवनिंग, नमस्ते जी। मेरी वाइफ है रश्मि सिंह, टाटा में इनका इलाज चल रहा है। इनकी सर्जरी आप देख भी रहे होंगे। तो जी इनका सर, टाटा में देखिए। सर्जरी हुई थी, कीमो और रेडिएशन भी हुआ था। तो जी सर्जरी के बाद ये खाने लगी थी, लेकिन रेडिएशन के बाद अभी ना ये इनका गले से साइड इफेक्ट ऐसा हुआ था, रेडिएशन और कीमो दोनों साथ साथ चले थे, तो उनको पर खाने का नहीं हो पा रहा है। तो अभी लास्ट में स्पीच एंड सेरोथेरेपी वालों को भी दिखाया, और दूसरा एक फिस्टुला डेवलप हो गया है इनका। तो वो सर्जरी तो आपका 3-4 मंथ बाद करेंगे, जिससे कि थोड़ा सा इनकी स्ट्रेंथ आ जाए। तो लेकिन जी क्या मुंह से इनका खाने का नहीं हो पा रहा है, बिल्कुल भी एक बूंद भी नहीं आता है। लेकिन मेरा ये है कि जब ट्यूब अंदर गई है तो थोड़ा थोड़ा पानी जब मुंह का क्लीनिंग करती है सिरिंज से, तो जाता है अंदर। तो वो उसके लिए कोई एक्सरसाइज या कुछ ऐसी चीज बताए, क्योंकि स्पीच थेरेपी वालों ने बोला ही नहीं कोई एक्सरसाइज, लेकिन थोड़ा बहुत इधर डॉक्टर से पूछ के जो किया वो ही कर रहे हैं। कुछ ऐसी जी, एक्सरसाइज या ऐसा कुछ। है कि जी जी जैसा जी, मैं आपने आपकी बताया था समझ ना कि सकता साइड हूँ कई इफेक्ट बार। ह्यूमर ही हो सकता है। जी जी आपको मैं बताना चाहूंगा कि ये जो होता है, जब कीमोथेरेपी और रेडिएशन हम लोग करते हैं दोनों साथ साथ, तो साइड इफेक्ट्स भी दोनों के बढ़ जाते हैं। तो ये जनरली या तो मुंह के या गले के अंदर या फूड पाइप में कैंसर होता है या लंग कैंसर, तब साथ साथ करते हैं हम लोग, तो साइड इफेक्ट्स बढ़ जाते हैं। इनके, आप मेरे को दिख रहा है इनके गले से ट्यूब गई हुई है, जिसको नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब बोलते हैं। तो रेडिएशन के साइड इफेक्ट्स कई बार थोड़ा लंबे समय तक रहते हैं, कभी कभी 6 महीने, साल भर या उससे भी ज्यादा रह जाते हैं।
तो उसके लिए कुछ एक्सरसाइज वगैरह जो बताते हैं, स्पीच पैथोलॉजिस्ट और स्पीच थेरेपिस्ट ही बताते हैं। तो आप सुन ले, उसके बाद वो क्या करते हैं, कई बार वो मुंह में आपको इनको पिला के करके देखते हैं, कहीं जा रहा है, कैसे जा रहा है, कर रहा है, तो वो ठीक से बता पाएंगे। कई बार हम मुंह में, इनको तो ट्यूब लगी है, अगर मुंह से नहीं ले तो मैं आपको ये सलाह दूंगा दिन में कम से कम 2.5-3 लीटर लिक्विड जो है ना, आप ट्यूब से दीजिए। क्योंकि अगर वेट थोड़ा सा कम हो जाएगा तो मुश्किल, थोड़ी दिक्कत हो जाती है। वेट बढ़ेगा तो इलाज भी ठीक से सहन करते हैं और वो थोड़ा इनको अच्छा भी महसूस करेगा। अगर मुंह से कम ले पा रही है तो कोई बात नहीं, मुंह का ऑपरेशन का भी दिख रहा है मेरे को, तो इनको आप नली से दीजिए 2.5-3 लीटर, जिसमें जूस वगैरह है कुछ, और दाल का पानी वगैरह है, प्रोटीन पाउडर उसमें मिक्स करके दे सकते हैं। टाटा वाले कुछ अच्छे से वो बना के करके भी देते हैं प्रोटीन पाउडर, और वो बहुत ज्यादा महंगा भी नहीं आता है, करता है, तो आप देंगे तो वो ठीक रहेगा। और मुंह की अच्छे से सफाई रखिए। दिन में 4-5-6 बार ट्रीटमेंट अगर चल रहा होता है तब हम लोग कहते हैं कि कुल्ला करिए अच्छे से। कई लोग लिस्ट्रीन वगैरह से करते हैं, पर कई बार हम ये भी बोलते हैं गुनगुना पानी में मीठा सोडा डाल के कुल्ला करने से भी मुंह की अच्छे से सफाई हो जाती है। सस्ता सुंदर इलाज है ये। जी। हाँ यही आपका म्यूट किया हुआ है सर। हाँ वही कुल्ला जी करने के लिए बोला था, खाने सोडे के साथ वो कर रहे हैं। और खाने का भी उन्होंने कुछ फूड वो बताया, उसी हिसाब से हम लोग कर रहे हैं। तो वेट जो है कांस्टेंट है, पिछले 4 महीने से वेट जो ना कांस्टेंट है, 39-40, 39-40 करीब। इनको थोड़ा वेट बढ़ाने की जरूरत है, हाँ, ठीक ठीक, वही डॉक्टर बोले पहले वेट बढ़ाइए थोड़ा तभी हम। कैलोरी रिक्वायर्ड। हाँ जो फिस्टुला इनका जो उसकी सर्जरी जी दोबारा जी होनी है, बोले वेट बढ़ेगा थोड़ा होगा तभी हम करेंगे 4 महीने। जी। ओके। अगला सवाल जी जी जी। इनका है वीवो 2118, आपका नाम जो है इसमें यही दिख रहा है। आप अनम्यूट कर सकते हैं और अपने सवाल जो है पूछ सकते हैं। आप सुन पा रहे हैं? ओके, वील गो टू द नेक्स्ट पार्टिसिपेंट। गायत्री कुमारी जी हैं, ये कुछ सवाल पूछना चाहती हैं। जी, आप अनम्यूट कीजिए और सवाल अपना पूछिए। नमस्कार सर, हम लोग बिहार में हैं अभी। जी नमस्ते। जी सर, पहले इनका NACT का प्लान था, उसके बाद फिर ऑपरेशन हुआ, उसके बाद CTRT का प्लान चला जिसमें 30 केमोथेरेपी और 6 केमोथेरेपी लगा है, रेडिएशन थेरेपी 30 था। तो हम लोग 1 महीने पहले घर आ गए हैं। 1 महीने पहले घर आ गए, बाकी सब ठीक है सर, लेकिन इधर सूजन था, वो सूजन है और बहुत खांसी। उस समय खांसी नहीं था, इसलिए डॉक्टर से हम लोग नहीं बोल पाए थे, लेकिन बाद में खांसी बहुत होता है, सो नहीं पाती है दिन और रात में। अच्छा, इनको कैंसर किस जगह का था, मुंह का था, जी कहाँ का था? जी सर, इनका CA थायराइड कैंसर था ना, प्लास्टिक। अच्छा अच्छा। तो इसमें क्या होता है मैडम कि कई बार जो रेडिएशन वगैरह होता है ना, तो उसका जो आफ्टर इफेक्ट ये होता है कि कई बार उसमें स्वेलिंग रहती है, फेस के गले के नीचे वाले चिन के आसपास गले में स्वेलिंग रहती है। तो वो भी कई बार कभी कम होती है, कभी कभी बीच में बढ़ भी जाती है। तो थोड़ा कम होती है, बढ़ती है, तो वो तो अपना आप ही धीरे धीरे होती है। उसको गले की एक्सरसाइज वगैरह ऐसे करते रहने के चाहिए आपको। प्लस उनका गर्दन टिल करके थोड़ा ऐसे प्रेशर दबाना चाहिए अपोजिट साइड। तो इससे क्या है कि मसल्स वगैरह भी थोड़ी सी स्ट्रांग होती है, तो ये कराने से ठीक रहेगा। खांसी वगैरह का अगर है तो इनको थोड़ा सा लिक्विड वगैरह ज्यादा दीजिए, गर्म पानी का भाप देके पीठ थपथपा के ना थोड़ा सा कफ अगर निकालने करने का कोशिश करिए, तो जितना निकलेगा करेगा वो ठीक रहेगा। ओके सर, और वो जो खाना इनको अभी स्पीच वाले जो डॉक्टर थे वो बोले थे नरम लेना है और पतला करके लेना, तो ऐसे ही अभी ले रहे हैं। तो दर्द करता है दवाई कितने लेने के महीने बाद। से ले रहे हैं ऐसे? ऐसे 2 कितने महीने से महीने से सर। पतला करके ले रहे हैं? 2 अच्छा, महीने तो से 1-2 महीने भी और लीजिए, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा ये तो। ओके सर, वो दर्द का दवाई लेने के बाद खाना जाता है? नहीं, दर्द की दवाई को बंद मत करिए, दर्द को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। तो ये मत ओके सोचिए दर्द की दवाई का नुकसान है, फायदा ज्यादा है, नुकसान कम होगा। ओके जी। सर, वो खांसी के लिए कोई दवाई आप बता सकते हैं सर? हम लोग उस समय नहीं डॉक्टर से बता पाए थे क्योंकि खांसी नहीं था।
अच्छा, तो या तो देखो ऐसा है कि आप लोकल डॉक्टर को दिखा के कोई खांसी की दवाई देना चाहे, कई लोग एलेक्स सिरप देते हैं, कई लोग ग्रीनलिंक्टस देते हैं, वो दे दीजिए, उससे फर्क पड़ जाएगा। और गुनगुना पानी भी पिलाई करिए, उससे भी फर्क पड़ेगा। जी सर, एक हमारे पास बोरोजेडेक्स का है जो हम लोग फैमिली डॉक्टर देते हैं वो। ठीक है, दे दीजिए, दे दीजिए, दे ओके सकते सर, हैं। थैंक यू नमस्ते सर, जी। थैंक यू, हाँ, थैंक यू, नमस्ते। नमस्ते। आई वुड नाउ आस्क रेडमी 8 को जिनका स्क्रीन नेम है, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए और अपना सवाल पूछ सकते हैं। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर एक्चुअली मेरे फादर को इम्यूनोथेरेपी लगी हुई थी, जी। तो सर उनको जहाँ पर उनको प्रॉब्लम थी तो वहां पर उनका पिंपल निकल आया है, पिंपल अच्छा टाइप हो गया है। और वो जो पिंपल है उनका तो वो बाहर मतलब निकल भी गया है। अच्छा, तो अब मैं बता। आपसे ये पूछना चाहती थी कि उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, क्योंकि उसमें दर्द भी काफी है और चिलकन टाइप की भी है। अच्छा, उनको उनका बेसिक प्राइमरी बीमारी क्या था मैडम? उनको कैंसर है माउथ में। माउथ में कैंसर के लिए उनको वो इम्यूनोथेरेपी दी है, तो मेरे को लगता है कि उससे पहले उनका सर्दी, रेडिएशन, कीमोथेरेपी कुछ जरूर कुछ ना कुछ हुआ होगा पहले। एक्चुअली उसके एक्चुअली सर उनका लेजर हुआ था, कीमोथेरेपी तो अच्छा, नहीं हुआ बट लेजर हुआ था। रेडिएशन भी हुआ था। यस सर, रेडिएशन भी हुआ था। हाँ, तो अभी वो कई बार क्या इम्यूनोथेरेपी की वजह से नहीं हो सकते पहले, और कीमोथेरेपी कुछ टारगेटेड थेरेपी हुई थी क्या? नहीं सर, कोई टारगेटेड थेरेपी नहीं हुई थी। अच्छा, तो ये मेरे को लगता है कि आप एक बार डॉक्टर को दिखा दीजिए जब भी मिलने जाएंगे। कहीं ऐसा तो नहीं है कि बीमारी इनकी बढ़ रही है? पिंपल वगैरह निकलना करना, अगर एक ही जगह पे निकला घाव है तो कई बार ये होता है कि बीमारी बढ़ने का भी लक्षण होता है। अगर बाकी शरीर में भी है तो हो सकता है इम्यूनोथेरेपी का साइड इफेक्ट हो। सर मैं आपको एक बार कैमरा ऑन करके दिखा सकती हूँ? हाँ अभी जी, दिखाती दिखा हूँ दीजिए। आपको। हाँ, हाँ, ये तो बीमारी का लक्षण लग रहा है। ये पिंपल जो बता रहे हैं ना, ये लग रहा है जी बीमारी है ये। तो पहले भी ऐसा ही था या अभी बढ़ने लगा है ये? नहीं सर, ये अभी लास्ट 3 डेज से हुआ है। अच्छा, तो एक बार दो बार तो इसका थोड़ा ड्रेसिंग वगैरह कर लीजिए। कितना इम्यूनोथेरेपी हुआ है? सर अभी उनको 3 डोज लगा है। अच्छा, एक दो डोज और देने के बाद डॉक्टर जो देख के डिसाइड करेंगे कितना फायदा हो रहा है, उसको कंटिन्यू करना है या क्या करना है। ठीक है, ओके सर। ओके। सर कुछ इसके लिए आप दवा मेडिसिन रिक्वायर करेंगे क्या? उसके लिए इसको तो कई बार हम वो बेटाडिन वगैरह से क्लीन करने के लिए बोल देते हैं, ओके सर। अगर डिस्चार्ज हो रहा है तो। ओके ओके ओके, थैंक यू सर। थैंक यू। ओके। अभी इन्फिनिक्स S5 लाइट जिनका स्क्रीन नेम है, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं और अपना सवाल पूछ सकते हैं। इन्फिनिक्स S5 लाइट आपका स्क्रीन नेम जो दिख रहा है, अपना सवाल पूछ सकते हैं। इन्फिनिक्स पूछिए, मैं आपको अनम्यूट का मोड दिया हूँ। वीवो भी पूछ सकते हैं। हेलो हाँ जी, बोलिए। जी, मैं अजय बात कर रहा हूँ सर। हाँ अजय जी। जी बोलिए। बोले सर, मुझे एक बार सर्जरी हो गई थी, पेपिलरी कार्सिनोमा ऑफ थायराइड था। जी, तो इसका सर्जरी हमने सर पटना IGMS में करवाया था। अच्छी बात है। तो उसके बाद मुझे बताया गया कि आपका पूरा थायराइड नहीं निकल पाया, हाँ जी। इनके लिए आपको होल बॉडी आयोडीन टेस्ट करवाया गया मुझे, तो उसमें पता लगा कि 2 जगह बचा हुआ है। अच्छा, उसके बाद मुझे बोला गया फिर से आपको री सर्जरी करवाना पड़ेगा। अच्छा। तो सर मुझे अब अभी तक सर्जरी नहीं हुई है, मैं 5 महीने से इधर दिखा रहा हूँ डॉक्टर से। देखिए, ऐसा है कि सर्जरी अगर हो जाता है तो वो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं होता है तो आयोडीन के लिए क्या बोले थे आप, क्या बता रहे हैं? बोला गया मुझे आयोडीन, आयोडीन थेरेपी। हाँ आयोडीन, होल बॉडी आयोडीन करवाना पड़ेगा। तो जब मैं जी यहाँ करवाइए।
तो फिर मैं टाटा में जब आया यहाँ दिखाने के लिए मुंबई, तो यहाँ बोला गया नहीं, इसे आपको सर्जरी ही करना पड़ेगा। देखिए, अगर सर्जरी पॉसिबल होता है तो वो सबसे बेहतर इलाज मानते हैं। अगर वो नहीं होता है तो दूसरा कुछ देते हैं, क्योंकि यहाँ लोकल एरिया को निकालना बड़ा जरूरी है। क्योंकि अगर ये यहाँ रह जाएगा तो रेडियो आयोडीन भी पूरा इफेक्टिव नहीं होता है। तो अगर आपको समय लग रहा है किसी भी वजह से, दूसरे सरकारी अस्पताल में कोशिश कर सकते हैं। पॉसिबल अगर होता है तो पटना एम्स में भी कोशिश कर सकते हैं। तो बिहार में तो रेडियोथेरेपी का है ही नहीं कुछ। नहीं, रेडियोथेरेपी बिहार में, रेडियोथेरेपी नहीं, पहले तो सर्जरी करना है ना। रेडिएशन बिहार में पटना में 3 जगह है सरकारी अस्पताल में। पटना मेडिकल कॉलेज में, पटना एम्स में है, इंदिरा गांधी अस्पताल में, मेरे को अच्छे से पता है। प्राइवेट में भी 2-3 जगह है। रेडिएशन तो है सर, बट बोला गया जो आपको रेडिएशन नहीं लगेगा, रेडियोथेरेपी लगेगा। वो रेडियो आयोडीन थेरेपी बोल रहे हैं आप, वो आप पता करिए, पटना एम्स में होगा। पर उससे पहले सर्जरी लोकल एरिया का कराना जरूरी है। अगर थायराइड रह जाता है तो वो आयोडीन थेरेपी उसमें ज्यादा चला जाता है। जी तो सर मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये सर्जरी के बाद सही हो सकता है क्या ये बीमारी? इसीलिए कोशिश करते हैं। कोशिश तो वही होती है, आइडिया तो वही रहता है कि ठीक करना है पूरा। जी जी, थैंक यू सर। थैंक यू। नमस्ते। आप अपना अनम्यूट कर सकते हैं, आईफोन आपका स्क्रीन नेम है। यस, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर मेरे फादर हैं जिनको कि कैंसर है। जी। एक्चुअली उनको लिम्फ नोड के यहाँ पर कैंसर है। तो पहले जब हम लोगों ने ट्रीटमेंट लिया था, जयपुर से ट्रीटमेंट लिया था, उसके अंदर वहां से बीमारी खत्म हो गई थी। फिर टाटा में हम लोग आए थे, क्योंकि वहां पर लास्ट में जब पेट स्कैन हुआ था तो उसके अंदर उन्होंने बोला था आईजीवी नर्व जो है उसके आसपास जो है वो फैल चुकी है, और उन्होंने 6 मंथ्स का टाइम दे दिया था। तब हम लोग टाटा में आए थे। टाटा में सारे टेस्ट हुए पर उनके अंदर कुछ भी ऐसा नहीं आया कि आज की तारीख में आपके कोई भी बीमारी नहीं है। बट लेटेस्टली अभी मैं आया ही हूँ वहां से, कीमो स्टार्ट हुआ है हमारा। तो जब लेटेस्ट टेस्ट करवाए तो उसके अंदर एफएनएसी के अंदर कुछ सेल्स जो है उन्होंने बोला कि है कैंसर के, कार्सिनोमा के। अच्छा। तो उन्होंने फिर इम्यूनो सजेस्ट किया, बट किसी ने हमें बोला कि इम्यूनो जो है लाइफ टाइम तक लगता है और पेशेंट हैंडल कर सकता है या नहीं कर सकता है वो पॉसिबल नहीं हो पाता लाइक। तो फिर हम लोगों ने कीमोथेरेपी स्टार्ट किया। बट कीमोथेरेपी में डॉक्टर ने ये बोला कि रीअकरेंस जब होती है बीमारी तो उसके अंदर कीमो जो है वो इतना इफेक्टिव नहीं रहता। देखिए, मैं आपको साफ शब्दों में बताना चाहता हूँ कि कई बार जब बीमारी वापस आ जाती है तो उसको, अगर आप मेरे को लगा जैसा कि गले का या मुंह के किसी पार्ट का, गले गर्दन के, जिसको हम हेड एंड नेक कैंसर बोलते हैं, वो कैंसर आपके पिताजी को रहा है। और उसका जो अगर एक बार सर्दी वगैरह या किसी और बार कोई भी इलाज के बाद वापस बीमारी आ जाती है तो सर्दी से तो उसको क्योर करने की अच्छी संभावना रहती है। अनफॉर्चुनेटली कीमोथेरेपी या इम्यूनोथेरेपी से भी उसको क्योर करने में बड़ी सफलता नहीं मिलती है, ये हमें ध्यान रखना चाहिए। दूसरी बात, इम्यूनोथेरेपी अगर होती है तो उसके साइड इफेक्ट्स तो किसी भी चीज के होते हैं पर इतने जनरली नहीं होते हैं। और ज्यादातर जनरली कई बार हम लोग जो कहते हैं, डॉक्टर विजय पाटिल भी मेरे से सहमत होंगे कि हम लोग कई बार सोचते हैं अगर फायदा हो रहा है तो लगभग 2 साल तक कंटिन्यू करते हैं, उसके बाद कई बार बंद करने के लिए सोचा जा सकता है। हम लोग ये भी मानते हैं कि हम लोग जो है ना कि बहुत ज्यादा इम्यूनोथेरेपी जो वेस्टर्न वर्ल्ड में वो कहते हैं कि भी इतने डोज में देना चाहिए। हम लोगों ने और डॉक्टर विजय पाटिल और इनकी टीम ने ये प्रूव किया है कि कम डोज में अगर दी जाए तो भी, क्योंकि इसकी काफी एक्सपेंसिव होती है तो भी उतना ही इफेक्टिव होती है, तो वो कोशिश की जा सकती है। कीमोथेरेपी के साइड इफेक्ट्स होते हैं पर कीमोथेरेपी से भी पूरी कंट्रोल में नहीं रहती है लंबे टाइम तक, और इम्यूनोथेरेपी से भी जनरली पूरे लंबे टाइम तक ठीक ज्यादातर मरीज में नहीं रहती है। कुछ 10-20% पेशेंट ऐसे होते हैं जिसमें लंबे टाइम तक कंट्रोल में रहने की संभावना रहती है। तो इसमें सर पॉसिबल है क्या कि जो अभी ट्यूमर का साइज है वो कीमोथेरेपी से कम हो करके
और फिर उसको जो है ऑपरेट करके उस गांठ को निकाल दिया जाए? वो तो उस पे देखो बेटा, ऐसा है कि उसमें उनको देखना पड़ेगा। एक तो क्लिनिकल एग्जामिनेशन करना पड़ता है, सीटी स्कैन या पेट स्कैन करके देखना पड़ता है शरीर के कोई और हिस्से में तो नहीं है, कोई मेजर वेसल से तो जुड़ी भी नहीं है। सर्जन से डिस्कस करना पड़ता है भाई उसको पूरा ठीक से निकाल पाएंगे या नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि कैंसर में इस तरह की सिचुएशन में आधा निकालने का कोई फायदा नहीं रहता है। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। ठीक, नमस्ते। नमस्ते। थैंक यू। अभी Vivo V2118 आपका जो स्क्रीन नेम है, आई वुड रिक्वेस्ट यू टू आस्क योर क्वेश्चन। Vivo 82118 आपका स्क्रीन नेम है, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। विवेक जी बहुत बार उनको ऑप्शन दे चुके हैं, ओके, शायद नहीं कर पा रहे हैं। नो प्रॉब्लम। Sir, meanwhile, I would want Dr. Vijay Patil also to come and join us and, share his perspective. And we have Mr. Jay Kumar Mane, who's a social worker है, medical social worker हैं, जो टाटा मेमोरियल में काम करते हैं। माने साहब आप हैं तो अपना हैंड रेस कीजिए। एंड सर, कई बार जैसे यहाँ पे भी हम विवेक विवेक जी, डॉक्टर विजय पाटिल नेटवर्क के वजह से नहीं, डॉक्टर नंदिनी ज्वाइन किए हैं। ऑल राइट। सो मीनवाइल डॉक्टर साहब यहाँ पे हैं। सर, हम लोग मतलब थैंकफुली अभी तो डिजिटल का ऐसा माध्यम है कि हम लोग कनेक्ट कर पा रहे हैं, और हर महीने की 7 तारीख को 7 बजे हम लोग कनेक्ट करते हैं। और जो डिस्टेंट पेशेंट्स होते हैं, जो आप भी शायद बहुत सारे केसेस ऐसे एम्स में देखते होंगे, जो बहुत दूर दूर से आते हैं। उनको कई बार इल्म नहीं होता है, ज्ञान नहीं होता है कि कैसे छोटी छोटी चीज़ों के लिए उनको इतनी सारी परेशानियां होती हैं। हालांकि वही एक रीज़न है जिसकी वजह से हमने ये लंग हेड एंड नेक कनेक्ट ग्रुप बनाया है, विच इज़ अंडर योर गाइडेंस, एंड डॉक्टर विजय इसको स्पेयर हेड करते हैं, और बहुत सारे काम हम लोग करने की कोशिश करते हैं। सर, वो 3, 4, 5 चीज़ें क्या होती हैं जब साइड इफेक्ट्स से रिलेटेड जब बात होती है, जो हर पेशेंट्स को और उनके केयर गिवर को, क्योंकि ये वीडियो जो है ये शायद यूट्यूब पे भी अपलोड होगा, और बहुत सारे कैंसर पेशेंट्स एंड सर्वाइवर्स और केयर गिवर्स इसको देख पाएंगे। तो जो लोग दूर से आते हैं मेट्रोज में या दूसरे शहरों में ट्रीटमेंट के लिए, तो उनको ये कुछ बातें क्या ध्यान में रखनी चाहिए हमेशा, कि जैसे ये जो आइडेंटिफाई करे कि ये अभी जो है कीमोथेरेपी का या ट्रीटमेंट का साइड इफेक्ट है, और हमको अब जो है इसको टॉलरेट नहीं करना है और डॉक्टर के पास जाना है। विवेक जी, जब भी हमारे पास मरीज आते हैं, आई एम श्योर नंदिनी के पास या डॉक्टर विजय पाटिल के पास आते हैं, सबसे पहले हम उनको यही समझाते हैं कि जब भी कैंसर का इलाज चल रहा है, नंबर 1 उसको पूरा कंप्लीट करने का कोशिश कीजिए। नंबर 2, दवाई कीमोथेरेपी लेने के बाद कोई भी चीज आपको लगती है कि नॉर्मल नहीं है, जिसको कई बार क्या होता है कि कई बार फीवर होता है तो कोई और वजह से हो सकता है, वायरल फीवर भी हो सकता है, कीमोथेरेपी के साइड इफेक्ट्स की वजह से ब्लड काउंट्स कम होने के बाद भी हो सकता है। तो हम उनको चेतावनी यही देते हैं कि उसको लाइटली नहीं लें। अगर आपको लगता है कि कोई परेशानी है तो तुरंत ब्लड टेस्ट कराना चाहिए। हर मरीज को हर बार एम्स में या टाटा में या जाना संभव नहीं होता है, तो हम उनको लिख के देते हैं कि यही अगर प्रॉब्लम होती है, आपको ज्यादा उल्टी है, ज्यादा दस्त है, फीवर ज्यादा है, तो लोकल डॉक्टर को आप बताइए कि हमारा ये ट्रीटमेंट चल रहा है। हम लोगों को डॉक्टर ने ये समझाया है कि उल्टी दस्त की शिकायत होती है तो ब्लड प्रेशर चेक करना है, सोडियम पोटेशियम जो होता है सॉल्ट जिसको बोलते हैं वो चेक करना है, उसका कमी है तो उसके लिए ग्लूकोज या सेलाइन वगैरह चढ़ाने के लिए बोलते हैं। फीवर वगैरह होता है तो ब्लड काउंट करा के हम उनको समझाते हैं कि भाई न्यूट्रोफिल्स काउंट TLC में आपको देखना है, 1000 से कम है, 500 से कम है, तो फीवर अगर है तो एंटीबायोटिक की जरूरत पड़ेगी आपको, IV एंटीबायोटिक लगवाइए। अगर IV की जरूरत नहीं है तो ओरल लीजिए, पर किसी न किसी डॉक्टर को जरूर दिखाइए, जाके अपना ब्लड प्रेशर और पल्स वगैरह चेक करवाइए कि कुछ सेप्सिस के लक्षण तो नहीं दिख रहे हैं। ये बताते हैं हम लोग। खाने पीने में ध्यान रखने के लिए बताते, वो आपको पहले ही बताया था। ब्लड काउंट्स आपको जब भी डॉक्टर से मिलने से पहले जाना है तो 2 दिन पहले ब्लड टेस्ट कराइए, ताकि वो डिसाइड करेंगे कीमोथेरेपी नेक्स्ट देना है या नहीं देना है, डोज कम करने की जरूरत है या नहीं है। और अपॉइंटमेंट मिस
करने की कोशिश मत करिए। आजकल हम लोग भी काफी हद तक कुछ टेली हेल्थ भी करते हैं, टेलीफोन पे भी कंसल्ट करते हैं, टाटा में भी करते हैं। कोविड ने हम लोगों को ये सिखाया है कि भी ये चीज संभव है, तो ये करने के लिए सब ये कुछ ना कुछ बातें, पर वो है हम सबसे बड़ा ये कहते हैं कि पहली बार मरीज कई चीजें समझ नहीं पाता है, तो कभी कभी हमको हैंड रिटन नोट्स वगैरह या प्रिंटेड नोट्स वगैरह वो दे देते हैं कि भी डूज एंड डोंट्स जो बोलते हैं ना, कि ये चीजों का ध्यान रखना चाहिए, खाने पीने का ध्यान रखना चाहिए, अपने आप को बिजी रखिए, ज्यादा सोचिए मत, बीमारी के बारे में नहीं सोचना, इलाज टाइम पे कराना, ये सब ये कॉमन साइड इफेक्ट्स है। कभी कभी हम ये भी लिख देते हैं, वॉमिटिंग के लिए भी दवाई लिख के देते हैं कि भाई ये कॉमन ले सकते हैं जी। अमेजिंग, थैंक यू सर। आई एम श्योर जितने लोग हमें देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, या सुनेंगे और देखेंगे, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है एक्चुअली। और कई बार छोटी छोटी चीजें जो होती हैं ट्रीटमेंट को बहुत आसान और कारगर बना देती हैं। मनोज जी हमारे साथ हैं, उनका कोई सवाल था। मनोज जी, आप पूछ सकते हैं अपना सवाल। मनोज जी, you're there? एक बात में भी, जब तक मनोज जी अपना सवाल पूछे, विवेक जी, मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ कि आप लोगों को, मैं डॉक्टर पाटिल, उनकी टीम और आप सबको बधाई देना चाहता हूँ कि आप लोग एक सपोर्ट ग्रुप बना के ये काम कर रहे हैं। क्योंकि कभी कभी कई बार होता है कि कैंसर पेशेंट जब इलाज के लिए जाते हैं तो अपने आप को अकेला महसूस करते हैं, तो किसी न किसी या तो सर्वाइवर का या कोई भी सपोर्ट ग्रुप का उनको सहयोग मिलता है तो उनका मनोबल काफी अच्छा रहता है, वो अपने आप को थोड़ा ठीक बेहतर महसूस करते हैं। उनको लगता है कोई तो ऐसा है जिससे मैं अपनी बात खुल के कह सकता हूँ, उनसे बातचीत करने से उनको काफी अच्छा महसूस होता है, परिवार को भी अच्छा रहता है, तो फिर वो कड़ी से कड़ी जुड़ती चली जाती है। बिल्कुल सर। एंड मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमारा इनविटेशन एक्सेप्ट किया और आप अपना कीमती समय निकाल पाए और आज की शाम हमारे साथ बने रहे। I would yes. I would want to विवेक जी, डॉक्टर नंदिनी बीच yes. डॉक्टर नंदिनी ज्वाइन कर गए, बीच में वो लेफ्ट हो गए थे, तो आप उनसे बात जी। डॉक्टर नंदिनी, you are there? Yeah, I'm there. In between, my signal got disconnected, so I missed some part of the thing. ओके। सो कई सारे सवाल यहाँ पे, कई सारे पेशेंट्स, बिकॉज सिंस संजीव जी हैं और डॉक्टर विजय हैं, तो मिक्स है पॉपुलेशन यहाँ पे। काफ़ी सारे लोग टाटा से भी हैं, तो उनके काफ़ी सारे सवाल थे और मेरे ख्याल से डॉक्टर अतुल ने बहुत सारे सवालों के तो जवाब दिए हैं। आप कुछ कहना चाहेंगी, कुछ ऐड करना चाहेंगी इस कॉन्टेक्स्ट में जहाँ पे हम एड्रेस करना चाह रहे हैं हेड एंड नेक कैंसर को? और आज का जो हमारा चर्चा का विषय था वो था कीमोथेरेपी और उसके जो कॉमन साइड इफेक्ट्स होते हैं, उसके बारे में हमने संज्ञान लिया डॉक्टर अतुल से। मुझे तो एक्स्ट्रा कुछ ऐड नहीं करना, अतुल सर ने पूरा कवर तो कर दिया है। बस आई जस्ट वांट टू से कि सब पेशेंट्स को अगर कुछ भी इश्यूज है, कभी कभी हमारी बिजी ओपीडीज में हम पूरे सवालों का कुछ एड्रेस नहीं कर पाते, तो ये विजय सर का आइडिया था कि वी कैन कनेक्ट विद पेशेंट्स एडिशनल, तो ऑलवेज ये प्लेटफॉर्म है। तो अगर कोई किसी को ऐसा लगता है कि सम क्वेश्चंस कैन नॉट बी एड्रेस, हम उनके सवालों के जवाब नहीं दे पाए, तो हमेशा 108 या 203 204 होमी बाबा में हमारे ओपीडी रहते हैं, जहाँ पे मैं और विजय सर रहते हैं। कभी भी आके बात कर सकते हैं। कभी कभार ऐसा होता है कि अंदर पहुंचने तक बहुत भीड़ की वजह से हम सब पेशेंट्स को इक्वली टाइम नहीं दे पाते, तो थ्रू आर सोशल वर्कर्स, जैसे संजीव के अलावा भोला, बाकी सारे हैं, उनके थ्रू कांटेक्ट करके हमारे साथ बातचीत हो सकती है। तो दैट जस्ट टू टेल ऑल द पेशेंट्स। मिस्टर जय कुमार माने हमारे साथ हैं। जय कुमार जी, आप अगर लाइव हैं तो आप जुड़ सकते हैं। जय कुमार जी। पहले तो मैं अतुल सर को बहुत धन्यवाद दूंगा, ये जिन्होंने अपना कीमती समय निकाल कर हमारे पेशेंट को बहुत अच्छी जानकारी दी। हेलो, थैंक यू। हेलो सर, मैं मनोज बोल रहा हूँ। जी मनोज जी, आपका इंतजार था, आप आ गए, बताइए। हाँ सर, सर मैं पूछना चाहता हूँ, मेरे पिताजी की एज 72 ईयर है और उनका वेट है 41 kg। तो उनको सर कीमोथेरेपी तो अनफिट बताया है, पर उनके लिए एक इंजेक्शन लिखा है, इंजेक्शन का नाम है निमोटुजुमेब। ये
8 सर्कल है निमोटुजिमैब सर इसके। जी हाँ, इसके 8 सर्कल है और रेडिएशन के 7 वीक लगने हैं, दोनों साथ जी में लग चलेंगे सर। तो जी सर क्या जी ये सर क्या कहते हैं, इनका ये महंगा इंजेक्शन है सर, तो क्या अपन जेनरिक इंजेक्शन लगवा सकते हैं क्या? नहीं नहीं, इसका देखिए ऐसा है कि इसका कोई दूसरा सब्स्टिट्यूट नहीं है। दूसरा जो है वो और भी थोड़ा मेरे हिसाब से महंगा है, तो अगर कर सकते तो जरूर करना चाहिए। अगर किसी भी वजह, आजकल आप सोशल वर्कर से, इनसे माननीय साहब से मिलेंगे तो कुछ कुछ बताएंगे आपको। काफी सरकारी स्कीम्स वगैरह होती है जिससे काफी लोगों को मदद मिलती है। प्रधानमंत्री की तरफ से, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आयुष्मान भारत होती है, कुछ और ट्रस्ट वगैरह भी कुछ ना कुछ मदद करते हैं, तो आप वो कोशिश करके कर सकते हैं। पर जनरल इसका कोई दूसरा सब्स्टिट्यूट नहीं है, कोई जेनेरिक नहीं है, एक ही कंपनी बनाती है। और ये देखा गया है कि रेडिएशन के साथ अगर इसको साथ में ये इंजेक्शन दे तो केवल रेडिएशन से जितना फायदा एक्सपेक्टेड होता है उससे तो ज्यादा फायदे की उम्मीद रहती है। सर इनकी एज जो 72 ईयर है, तो इससे कोई वैसे ज्यादा दिक्कत तो नहीं आई सर? नहीं, इस पर्टिकुलर इंजेक्शन की वजह से साइड इफेक्ट्स बहुत कम होते हैं। इसका ये एडवांटेज ये है कि इसके साइड इफेक्ट्स कम होते हैं। और आप कंपनी वालों से बात करते हो, कभी कभी कंपनी भी मरीज को कुछ पेशेंट असिस्टेंट प्रोग्राम उनके होते हैं, उसके तहत कुछ ना कुछ सुविधाएं देती है। और सर इससे कितने % तक सर ये इसमें रिलीफ मिल सकती है कि पूरा सही हो जाता है सर क्या कैंसर? वो पूरा हमें ये देखना पड़ता है कि पूरी स्टेज कैंसर की क्या है। जिस हिसाब से आप बता रहे हैं कि कीमोथेरेपी, रेडिएशन और ये देना है और ऑपरेशन किसी वजह से नहीं कर पा रहे हैं, तो एटलीस्ट स्टेज 3 है, ज्यादा संभावना है कि स्टेज 4 भी होगा। तो उसमें हमें ये भी देखना पड़ता है कि मुंह के कौन से भाग में ये है, तो वो वेरी करता है। 30 से लेके 60, 70, 50-60% तक मरीज जो है ठीक होने की संभावना रहती है। जीप के पीछे बता, जीप के पीछे है सर? जीप के पीछे, अगर उसको जीप के पिछले वाले हिस्से में है तो उसको बेस ऑफ टंग का लीजन बोलते हैं। मेरे हिसाब से स्टेज 4 होना चाहिए। तो करीब लगभग बाकी सेहत ठीक है और गले में बहुत बड़ी बड़ी गांठें नहीं है, तो 40-50% करीब से के आसपास मान के चलना है। गले में गांठें भी महसूस होती है, दिखती है, पता चलती है? हल्की हल्की दिखती है सर। अच्छा, हल्की हल्की। जीभ पूरे सामने से बाहर निकल जाती है अच्छे से? हाँ मुंह सर। पूरा खुलता है? हाँ सर। मुंह पूरा खुलता है। तो जी फिर सर। वजन कम क्यों है इतना? इसमें इनका वजन पहले भी कोई ज्यादा नहीं था सर, 50-51 के आसपास था सर। हाँ, तो 10 किलो कम हो गया, लगभग 20% कम हो गया। हाँ मेरे सर। हिसाब से लगभग 40 और 50% के बीच की उम्मीद है कि ठीक रहेंगे ये। जी जी जी। थैंक यू मनोज जी। और हमारे साथ राजेश कुमार जी हैं। राजेश कुमार मिश्रा जी, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं जी। सर नमस्ते। नमस्ते जी। सर मेरा सर्जरी 6 जून को हुआ था इसी साल में, प्लास्टिक सर्जरी टाटा में हुआ था। और जी सर। उसके बाद CTRT अभी कंप्लीट हुआ 8 सितंबर को। जी। और CTRT कंप्लीट होने के बाद हमारे जिस साइड में सर्जरी हुआ, कान में बहुत पेन रहता है। अभी मैं 27 तारीख को फॉलोअप के लिए भी गया था टाटा में, तो बताया कि रेडिएशन की वजह से पेन है और एक स्वेलिंग भी है जिससे कि दिक्कत है। तो देखिए ऐसा है कि अभी भी आपका इलाज खत्म हुए पूरा 1 महीना लगभग हुआ है। रेडिएशन के साइड इफेक्ट्स ठीक होने में कई बार हम लोग बोलते हैं कि 2 से 3 महीने लग जाते हैं। सूजन कभी कभी लंबे समय तक रह सकती है। मुंह का टेस्ट वगैरह या लार बनना और भी लंबे समय तक रह सकता है। तो थोड़ा थोड़ा आपको हो सकता है कि इसकी आदत डालनी पड़ेगी। सूजन जनरली कम हो जाएगी। अब सबसे बड़ा फिर हम ये कहते हैं कि आपको जो इतनी बड़ी बीमारी थी वो कंट्रोल में रहना भी बहुत जरूरी है। तो उसके लिए कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं, कभी कभी ठीक हो जाते हैं, कभी कभी थोड़ा लंबे समय तक परेशान कर सकते हैं। अभी अगर आपको पेन वगैरह है तो दर्द की दवाई जरूर लेनी चाहिए। थोड़ा थोड़ा मुंह का एक्सरसाइज करना चाहिए
और उम्मीद करते हैं जल्दी आपको लाभ होगा। जी, जैसे राल वगैरह तो ठीक है सर, मुंह का टेस्ट भी ठीक है, छाले भी लगभग 70% कम हो गए हैं। अभी और ठीक हो जाएंगे। लेकिन अभी मुंह खोलने में थोड़ा दिक्कत होता है, बोलने में था ज्यादा बोल नहीं पाता हूँ, और वो थोड़ा कान में स्वेलिंग दर्द है ना, वो भी ठीक हो जाएगा। वो कान में थोड़ा फर्क पड़ता है रेडिएशन और उसके बाद में। कान के दर्द की वजह से मैं कुछ खा नहीं पाता हूँ, अभी लिक्विड पे ही चल रहा हूँ 4 महीने से। हाँ, वो नहीं, आपका स्वेलिंग है ना, इसकी वजह से भी खिंचाव रहता है, उसकी वजह से भी दर्द रहता है, ऊपर तक रहता है। जी, थैंक यू राजेश जी। जी सर। और माने साहब हमारे साथ हैं। माने साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे? और क्योंकि बहुत सारे लोगों को मेडिकल सोशल डिपार्टमेंट की बड़ी हेल्प रहती है और आप बहुत सारा काम भी करते हैं, कोई कॉल टू एक्शन बताना चाहेंगे? आप बताना चाहेंगे कि कहाँ वो आपको संपर्क कर सकते हैं? पहले तो मैं थोड़ा जानकारी देता हूँ डिपार्टमेंट के बारे में। मेरा नाम जय कुमार मान है, हम मेडिकल सोशल सर्विस में डिपार्टमेंट में काम करते हैं। मैं हेड एंड नेक और थोरेसिस के पेशेंट हैंडल करता हूँ। तो पहले हमारे डिपार्टमेंट में हर रोज कम से कम 350 से 400 तक पेशेंट अलग अलग डीएमजे के विजिट करते हैं। उसमें से 100 एंड 120 तक हेड एंड नेक के पेशेंट रहते हैं उसमें से। तो ज्यादातर केमो के पेशेंट विजिट करते हैं। तो हमारे यहाँ पर आने वाले हर पेशेंट जो केमो पॉजिटिव रहता है, तो उस हिसाब से हम प्लान करते हैं कि उनको जहाँ से ज्यादा मदद कैसे मिले, वो हम कोशिश करते हैं कि पेशेंट सेल्फ कॉन्ट्रीब्यूशन कम रहकर अलग अलग तरह से आने वाली मदद उनको ज्यादा कैसे मिले, कौन से रास्ते से मिले, वो कोशिश करते हैं। बहुत सारे पेशेंट को मिनिमम अमाउंट से मैक्सिमम जो 4,40,000 के कॉस्ट अलग अलग बनते हैं, उस हिसाब से हम प्लान करते हैं कि उनका केमो का डेट कौन सा है, किस कौन से तरीके से, कौन से ट्रस्ट से उनको कहाँ से ज्यादा मदद मिले, वो ट्राई करते हैं। क्योंकि हर एक ट्रस्ट के अलग अलग क्राइटेरिया रहते हैं, उस हिसाब से हम प्लान करते हैं। बहुत सारे अगर 25 दिन के बाद है, हाई कॉस्ट 1 लाख के ऊपर है, तो हम टाटा ट्रस्ट रहते हैं, इंडियन कैंसर सोसाइटी, अलग अलग ट्रस्ट के पास उनको एप्लीकेशन देते हैं उनके क्राइटेरिया के हिसाब से। जिनका छोटा रहता है, जो 1 लाख के नीचे रहते हैं, तो अलग अलग बहुत सारे ट्रस्ट है यहाँ पर जो केमो के लिए हेल्प करते हैं, कोई सर्जरी के लिए, उस हिसाब से हम प्लान करते हैं। किसी का 8 दिन के अंदर 2 दिन में रहता है, तो हम क्या करते हैं कि हॉस्पिटल फंड रहता है, तो वहां से उनको फंड देने की कोशिश करते हैं और उनका कंट्रीब्यूशन है जो रहता है उनका थोड़ा कम करने की कोशिश करते हैं। तो जो भी हमारे पास डिपार्टमेंट में आने वाला हर पेशेंट को किसी का केमो पैसे की वजह से रुक ना जाए, ये हम हमारी हर टाइम कोशिश रहती है। तो आने वाले हर पेशेंट हम समझाते हैं कि केमो आपका कैसा रहेगा, कितना कॉस्ट रहेगा, तो आपको कितना मदद मिलेगा, आपको भी थोड़ा बहुत तैयारी करने की। क्योंकि यहाँ पर आने वाले बहुत सारे पेशेंट को 100% हेल्प हम देने की कोशिश करते हैं, लेकिन उतना टाइम वो ट्रस्ट के हिसाब से नहीं होता है। इसलिए पहले दिन हम काउंसलिंग करते टाइम वो केमोथेरेपी, उसका साइड इफेक्ट क्या रहता है, आपको क्या तकलीफ आ सकती है, कहाँ विजिट करने का है, अगर पैसे का प्रॉब्लम रहेगा तो इधर कैसे आने का, बहुत सारी स्कीम अलग अलग रहती है, तो वहाँ पर कैसे अप्लाई करने का, वो हम बताते हैं। तो उनका केमो रुक ना जाए पैसे की वजह से, हम पहले दिन ही कोशिश करके उनको सब जानकारी देते हैं। बहुत सारे ट्रस्ट रहते हैं कि अलग अलग डॉक्यूमेंट मैंने हर मीटिंग में जैसे बताते थे। अभी यहाँ पर अगर नए पेशेंट रहे थे उनको भी बताया कि हर ट्रस्ट के लिए अलग अलग क्राइटेरिया रहते हैं। बहुत सारे को कॉस्ट सर्टिफिकेट के साथ इनकम सर्टिफिकेट, राशन कार्ड, आधार कार्ड, ये डॉक्यूमेंट मेनली जरूर रहते हैं। हम हर पेशेंट को आने वाले स्क्रीन करते टाइम वो भी बताते हैं कि जो अगर कोई जॉब करता है, फैमिली मेंबर उनका पेशेंट रहेगा, पार्टनर रहेगा, नहीं तो बच्चे लोग रहेंगे, तो उनके पास से भी मेडिकल सुविधा रहती है, जैसे ईएसआई रहता है, इंश्योरेंस रहता है, तो वो भी हम चेक करके वहां से कैसे आपको मदद मिलेगी ये कोशिश करते हैं। तो हर रास्ते से पेशेंट को जहाँ से कहाँ से हेल्प ज्यादा से ज्यादा मिल सकेगी, ये हम ये कोशिश हर टाइम करते हैं। और जैसे पेशेंट का केमो स्टार्ट होता है, हाई कॉस्ट रहती है, कैसे 40,000 80,000 का दवा रहता है, उनके लिए भी अलग अलग ट्रस्ट से ज्यादा कैसे मदद मिले, कहाँ से बहुत सारे पेशेंट की क्वेरी बहुत आती है तो थोड़ा लेट होता है, तो लेट आने तक हम दूसरे रास्ते से तो उनको हेल्प देने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे पेशेंट को लगता है कि मुझे 100% हेल्प चाहिए, लेकिन क्या होता है कि हमारे भी बहुत पेशेंट रहते हैं यार, वो संस्था के हिसाब से वो उनका जो क्राइटेरिया रहता है थोड़ा दिक्कतें आती है, तो हम अलग अलग तरीके से उनको हेल्प देने की कोशिश करते हैं। तो पेशेंट को भी हम हर टाइम समझाते हैं कि अपना थोड़ा बहुत कॉन्ट्रीब्यूशन
हर केमो के लिए तैयार रखो, क्योंकि बहुत सारे गवर्नमेंट स्कीम है जैसे CM PM फंड पे रहता है, लेकिन वो 1-1.5 महीना लगता है उसको सैंक्शन होने। तो उस बीच में जो अगर केमो हुआ तो उसके लिए कैसे आपको हेल्प होना चाहिए, कौन से ट्रस्ट से होना चाहिए, वो हम कोशिश करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पर आने वाले बहुत सारे, अभी पिछले हफ्ते हमने बहुत सारे थोड़े पेशेंट का रिकॉर्ड उनके सर के पास भी लेके गए थे, जो 80% हेल्प किए थे, लेकिन 20% कॉन्ट्रीब्यूशन डालने के लिए भी तैयार नहीं रहे थे। लेकिन यही हम समझाते हर पेशेंट को कि थोड़ा बहुत आपको तैयार रहो, जहाँ पर आपको दिक्कत आ गई हम कोशिश करेंगे कि आपकी कम हो उसका हेल्प करने की, जो केमो रुकना चाहिए। लेकिन आप बोलोगे कि मेरे पास कुछ भी नहीं, सब आप कर दो, तो बहुत सारे पेशेंट यहाँ पर ऐसे रहते हैं कि हम कुछ, हमारे पास कुछ भी नहीं, जो करने का आप करो। तो ऐसा ट्रीटमेंट नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर इतना संस्था ये है कि नहीं है कि हर पेशेंट को 100% हेल्प दे सकते। और जो भी स्कीम गवर्नमेंट रहती है वो 100% हेल्प देने के लिए उनका थोड़ा टाइम लगता है, तब तक आपका ट्रीटमेंट चालू होता है। तो थोड़ा बहुत हम जितना कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा हेल्प करने के, तो बचे हुआ थोड़ा बहुत कॉन्ट्रीब्यूशन आपको भी तैयारी करने का है। क्योंकि अभी एक आज ही पेशेंट आया था जो वेस्ट बंगाल से आया था, बोल रहा था कि मैं सिर्फ 3,000 लेके आया हूँ वहां से। तो वहां पर वो उनको किसी ने तो गलत जानकारी दी कि आपका ट्रीटमेंट हो जाएगा, सब फ्री में रहता है। तो आप इतना दूर से आते हैं तो वहां पर कितना खर्चा आएगा, ये सब आप सब पूछ के एक दो अलग अलग जगह पर भी इंक्वायरी करना चाहिए, टाटा में फोन करके भी इंक्वायरी करना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे पेशेंट ऐसे रहते हैं कि गलत जानकारी देते हैं, फिर पेशेंट इधर आने के बाद उनका जो इकोनॉमिक रहता है 8-10 दिन थोड़ा रिपोर्ट में जाता है, बाद में ट्रीटमेंट के लिए 8-10 दिन जाता है, तो 10-20 दिन में जितना पैसा लगता है उतना खर्च होता है, बाद में उनका टेंशन बढ़ जाता है। तो ये मीटिंग हमें हर महीना इसीलिए के लिए रखता है कि आपको यहाँ इस मीटिंग से सही जानकारी दोगे, और आपके आने वाले पहचान वाले जो पेशेंट रहते हैं ओपीडी में जो साथ में बैठते हैं उनको भी आप सही जानकारी दोगे, तो आने वाली जो उनकी दिक्कत है वो कम से कम हो जाएगी। जैसे अभी मैंने डॉक्यूमेंट बताया, तो आपको ओपीडी में जो पेशेंट बैठते हैं उनको भी बता सकते हो, क्योंकि हमारे यहाँ पर भी बहुत सारे पेशेंट वेटिंग में आते हैं, कभी कभी बीच में जाते हैं, तो उनको भी आप वहां से भी काउंसलिंग करके उनकी दिक्कतें, वहाँ जब आप गांव से कोई पेशेंट आने वाला आपका पहचान वाला, तो उनको भी वहां से बता सकते हैं कि ये भी साथ में डॉक्यूमेंट लेके आ जाओ, ताकि आपका ट्रीटमेंट जितना जल्दी हो सके स्टार्ट होगा, और फाइनेंशियल हेल्प जितना हम जल्दी से जल्दी शुरू कर सके उतना कर सकते। तो ये सब जो बताया मैंने वो अलग अलग स्कीम और अलग अलग डॉक्यूमेंट रहता है। गवर्नमेंट स्कीम के लिए भी ये डॉक्यूमेंट जरूर रहते हैं, लोकल ट्रस्ट के लिए भी ये डॉक्यूमेंट जरूर रहते हैं, हॉस्पिटल फंड के लिए भी डॉक्यूमेंट जरूर रहते हैं जी। बहुत सारे को हम व्हाट्सएप से फोटो से वो जितना उनको जल्दी कहाँ से मदद मिले, जैसे फोटो व्हाट्सएप पर कोई फोटो हम चला लेते हैं, ओरिजिनल की जरूरत नहीं रही। मतलब हर पेशेंट को ज्यादा से ज्यादा दिक्कतें कैसे कम किए जाए, ये हमारे डिपार्टमेंट से कोशिश रही। थैंक यू जय कुमार जी। और मुझे लगता है कि बहुत सारा काम आप और आपकी टीम कर रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बधाइयाँ, और ईश्वर आपको और भी सशक्त बनाए, सो दैट हम और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रीच आउट कर सकें। डॉक्टर साहब, एक लास्ट सवाल है, अगर रेडमी 9 जो हैं, आप अपना जल्दी से क्वेश्चन पूछिए, क्या आप कहना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं? जी बताएं। रेडमी 9 आपने हैंड रेस किया था, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। जी, अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। हाँ जी। हेलो। यस यस, वी कैन हियर यू। हाँ सर, एक्चुअली मेरे डैडी का ना कैंसर हो गया था, ये लास्ट ये अप्रैल में कुछ हुआ था, अभी ये साल अप्रैल में। तो उसके बाद में उनका ना यहाँ पे ट्रीटमेंट हम लोग ले रहे थे, यहाँ पे कहाँ पे फर्स्ट टाइम हम लोग दिखाए इधर पे टाटा में, परेल में जी। हाँ, तो टाटा मेमोरियल में दिखाए ना सर हम लोग ने, तो वहाँ पे 3 महीने से उनका ट्रीटमेंट चालू है। तो उनका उसमें कीमोथेरेपी हुआ, चार बार कीमोथेरेपी हो गया है। तो अभी रिसेंट हम लोग 4 बार कीमोथेरेपी कराने के बाद में अभी उनका मतलब बॉडी का उतना मतलब वो नहीं है कि मतलब कीमोथेरेपी आगे ले सकते हैं, क्योंकि उनका जो गार्ड था ना, जो फेस पे जो हो गया था उनको कार्सिनोमा जो हुआ था ना, वो पूरा श्रिंक हो गया अभी। तो अभी ऐसा स्टेज हो गया कि सर मतलब सीधा वो करना है, ऑपरेशन करने का डॉक्टर ने बोल दिया, ठीक है। अभी जब ऑपरेशन के लिए बोले हैं उनको, तो हम लोग को वहाँ पे सर स्लॉट अवेलेबल नहीं हो पा रहा डैडी के लिए हम लोग, तो हम लोग का थोड़ा फाइनेंशियल इश्यूज था, इस वजह से हम लोग देख रहे थे कि कहाँ ऑपरेट करना है उनका। तो एकदम ऐसा आ गया कि स्टेज एकदम बढ़ गया। अभी वो डॉक्टर बोलते हैं कि 1 महीना और रुक सकते ज्यादा से ज्यादा, लेकिन उसके अंदर आपको करना पड़ेगा, और हम लोग को स्लॉट की अवेलेबिलिटी भी नहीं हो रही वहाँ पे।
तो उसके बारे में तो दुर्भाग्य से मैं पर्सनली कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। तो मेरे को लगता है डॉक्टर पाटिल, उनकी टीम या हमारे सोशल वर्कर जो माने साहब या वो आप उनसे जानकारी लेंगे, वो मदद करने। कई बार उनका भी यही समस्या, जैसे भी माने साहब बताते थे, मरीज इतने होते हैं, काफी पेशेंट होते हैं ना, तो सबको कभी न कभी किसी थोड़ा सा समय लग जाता है। आप उनसे पर्सनली मिलिए और जैसे ही जल्दी से स्लॉट होगा वो जल्दी से जल्दी मदद करने की कोशिश करेंगे, ये मुझे पूरी मेरे को उम्मीद है। आप अभी मुंबई में हो क्या? हाँ सर, मुंबई में हूँ। और डैडी का वो बोल रहे हैं ना, वो दिसंबर का बोल रहे हैं, बट ऐसा डैडी की कंडीशन ऐसी है। I'll take the question. आपका पेशेंट कौन से ओपीडी में दिखाते हैं? हेड एंड नेक में 107। हाँ, कौन से, मतलब 108 की 203? 107 107 में दिखाते हैं। आप कौन से ऑपरेशन के कौन से डॉक्टर को मिले थे? डॉक्टर, एक मिनट रुकिए, मैं आपको ना मेरे डैडी से ही बात कराता हूँ। एक्चुअली साथ में मेरे बेटे यहाँ पे। नहीं, रुको, एक काम करो, आपका जो फाइल नंबर है ना, ये फाइल नंबर आप चैट में डाल दीजिए, संजीव जी ले लेंगे। और आप डैडी को नहीं लेके आएंगे तो भी चलेगा, आप फाइल के साथ वो नंबर के साथ कोऑर्डिनेट करने के लिए आइदर 108 या 203 में विजय पाटिल सर या मैं रहूंगी, तो हम एक बार सर्जन से बात करेंगे। अगर हो सकता है, अगर मान लो वो बिल्कुल भी डेट नहीं होने वाला है दिसंबर तक, तो वो खुद बताते हैं कि जहाँ पे आप ऑल्टरनेटिव प्रॉपर सर्जन से सर्जरी करा सकते हैं। तो एक बार आपका फाइल नंबर, फोन नंबर आप डाल दीजिए चैट में, ताकि संजीव जी लेके फिर आप आके हमें मंडे को मिलके फिर हम सर्जन को रिक्वेस्ट कर सकते हैं। कभी कभार हमारे रिक्वेस्ट करने पे भी डेट नहीं मिलती है, क्योंकि वेटिंग लिस्ट बहुत लंबा होता है, बट एटलीस्ट अगर डेट नहीं मिलते तो वो हेल्प करते हैं कि कहाँ पे सर्जरी हो सकते हैं मुंबई में विदाउट टू मच एक्सपेंस, वो बता देते हैं। आपके दिन कौन से है ओपीडी के? ट्यूसडे एंड थर्सडे। ठीक है। तो मतलब हेड एंड नेक सी है ना? यस, हेड एंड डॉक्टर प्रणय है, ट्यूसडे एंड थर्सडे को लेते हैं वो। ठीक है। तो वो आप एक काम करो, 107 सर्जन्स का ओपीडी है, तो आप फाइल के साथ 108 में आ जाओ, भोला वहाँ पे रहेंगे। तो मैं उनसे बात करके रखती हूँ कि आइदर सर या मुझे दिखाने के लिए हम डेट के लिए रिक्वेस्ट कर देंगे। हो जाएगा, आपकी हेल्पफुल हो जाएगा बहुत, क्योंकि ना कैसा है ना मैम, दिसंबर तक वेट नहीं। हेलो मैम, ऑलरेडी मैंने उसका फाइल नंबर और कॉन्टेक्ट नंबर मैंने ले चुका हूँ। ठीक है। मैं उनसे बात करने वाला हूँ मीटिंग के। ओके, अगर कुछ है तो मुझे, अगर सर ने देख पाते हैं तो मुझे बताओ, 2 से 4 में मंडे को मैं बात करने की। हाँ मैम, चलेगा। मैम आपका गुड नेम मैम? नंदिनी मैम। ओके मैम, थैंक यू सो मच मैम। मैं यूजुअली प्राइवेट साइड में बैठती हूँ, कभी कभी 108 में भी आ जाती हूँ, बट वो सर और मैं दोनों साथ में काम करते हैं, बात करके रिक्वेस्ट कर सकते हैं, उतना हमारे हाथ में है। एक्चुअली ऑपरेशन के लिए आपको डेट मिलेगा कि नहीं, वो 100% हम गारंटी नहीं कर सकते, बट ट्राई तो करेंगे। ओके, ठीक है मैम। 107 में आना है ना मैम? नहीं, 107 ऑपरेशन का डॉक्टर का ओपीडी है, वहाँ पे तो आपको जाना ही है, बट अगर आपको थोड़ा एक्सपेडाइट करना है तो 108 में आ जाओ और भोला से बात करो, मीटिंग भोला आपसे कनेक्ट करेंगे। ओके सर, चलेगा। थैंक यू सो मच। वेलकम। थैंक यू डॉक्टर अतुल, इट हैड बीन वंडरफुल हैविंग यू। और आपने बहुत सारी अच्छी सी बातें बताई जो मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों का उनके लिए मार्गदर्शन करेंगी। थैंक यू सो मच सर। आप आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, मेरे को ये मौका देने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सर। डॉक्टर पाटिल, डॉक्टर नंदिनी, सबको नमस्कार। थैंक यू सर। थैंक यू एवरीवन जो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और ध्यान रखिए और अपना ख्याल रखिए। और आपको कभी भी कोई भी परेशानी होती है, हेड एंड नेक कनेक्ट के नाम से हमारा ये जो सपोर्ट ग्रुप है ये चलता है। फेसबुक पे है हम लोग, ट्विटर पे हैं, लिंक्डइन पे हैं, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आप सबके पास व्हाट्सएप नंबर भी होगा, अगर नहीं है तो भोला का नंबर लिख लीजिए। भोला अपना नंबर आप एक बार प्रोनाउंस कर दीजिए, जो सो दैट अगर कोई नए जुड़े हैं जिनके पास आपका नंबर नहीं है तो आपसे कनेक्ट कर सकें। बोला? विवेक जी भोला 108 नंबर ओपीडी में बैठते हैं, वहां पे आके मिलना है। बिल्कुल, थैंक यू। और हाँ, जैसा संजीव जी ने बताया कि
अगर आप अभी हेड एंड नेक कनेक्ट ग्रुप से नहीं जुड़े हैं फॉर्मली ऑन व्हाट्सएप, तो 108 नंबर ओपीडी में टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में आप भोला से संपर्क कर सकते हैं। और आपको कोई भी जानकारी चाहिए या कहीं पे भी आपको लगता है कि अटक रहे हैं, कुछ कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, कोई परेशानी है जो परेशान कर रही है, तो बिल्कुल कांटेक्ट कीजिए। और हम सब साथ हैं इस लड़ाई में, और इसके लिए हम हमारे ब्रोशर में भी लिखते हैं हम साथ हैं। और हर महीने की 7 तारीख को 7 बजे हम यहीं मिलते हैं, और हम अगले महीने मिलेंगे। टिल देन बहुत ख्याल रखिए अपना। धन्यवाद, नमस्कार, गुड नाइट। थैंक यू संजीव जी।